बकुलहा गांव में एक कुआं है जहां 100 साल पहले एक औरत को जिंदा गाड़ा गया था। अब हर अमावस्या कोई एक गायब हो जाता है। कहते हैं वो डायन वापस आना चाहती है और अब बस एक आत्मा बाकी है। क्या तुम तैयार हो उसकी वापसी देखने के लिए? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बिहार के दक्षिणी हिस्से में बसा था एक गांव बकुलहा। नाम भले भोला भाला लगे, लेकिन गांव के बाहर की मिट्टी तक डर से कांपती थी। लोग कहते थे वहां रात में चलता है काला साया। कोई उसे डायन कहता, कोई छाया, मगर नाम कुछ भी हो, डर सबको बराबर लगता था। गांव में एक पुराना कुआं था, लाल पीपल के नीचे। उसे सब कहते थे डायन का गड़ा। वहां कोई दिन में भी नहीं जाता था। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक औरत को तांत्रिक विद्या सीखने के जुर्म में जंजीरों से बांधकर जिंदा गाड़ दिया गया था। तब से हर अमावस्या को वहां कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर होती। शिवरात्रि की रात थी, गांव में मेला लगा था, लेकिन रामसागर टोले के पास रहने वाला एक किशोर मनोज मेले से लौटते समय अकेले चला गया। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वह निकल पड़ा डायन के कुएं के रास्ते से। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, हवा एकदम बंद हो गई और फिर अचानक जोर की सरसराहट होने लगी। मनोज डरते हुए कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। तभी पीपल की डाल से एक झूलता काला झोला धीरे से ज़मीन पर गिरा। मनोज ने कांपते हाथों से झोला उठाया। उसमें थी कुछ तांत्रिक सामग्री, राख, नींबू में ठूंकी हुई कील और खून से सना एक पुराना कागज़ जिस पर लिखा था, जो मेरी विद्या अधूरी छोड़े उसे पूरा करके ही जीऊंगी। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। मनोज गायब था। गांव में आए एक स्थानीय पत्रकार आरव इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा। उसे अंधविश्वासों पर रिसर्च करना था। उसने गांव के बूढ़ों से बातचीत शुरू की। गंगाराम धीरे से, बेटा वो डायन कोई अफवाह नहीं। उस औरत का नाम था पारो। उसने डायन विद्या सीखी थी। गांव वालों ने उसे जिंदा गाड़ दिया, पर कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अधूरी विद्या पूरी करने किसी को खोज रही है। आरव, विद्या मतलब? गंगाराम, डायन विद्या, वो जो आत्मा को अलग कर देती है शरीर से, जिससे इंसान हवा में उड़ सकता है और सपनों में जाकर हड्डियां तक तोड़ी जा सकती हैं। आरव हंस पड़ा। ये सब तो अफवाहें हैं बाबा। लेकिन तभी मनोज की माँ मंदिर में भागते हुए आई, चीखती हुई, मेरे बेटे की आवाज़ रात में कुएं से आ रही है, कोई सुनो, कोई देखो। गांव वालों ने डर के मारे कुएं की तरफ जाने से मना कर दिया। उस रात आरव अकेले कैमरा लेकर पहुंचा कुएं के पास। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की फ्लैश ऑन की, एक परछाई भागती दिखी। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक औरत की आकृति, उलझे बाल, झुका हुआ शरीर और काली आंखें जो सीधे लेंस में झांक रही थीं। अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। आरव भागकर गांव लौटा, लेकिन जब उसने वीडियो देखा, रिकॉर्डिंग गायब थी। गांव के स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में आरव को मिली एक डायरी, पारो की डायरी। डायरी में लिखा था, मैंने तांत्रिकों से सीखा, मैं आत्मा को बुला सकती हूँ, मगर मेरा चक्र अधूरा है। अगर मेरी मृत्यु से पहले वो चक्र पूरा हो जाता तो मैं अविनाशी हो जाती। अब मैं किसी और के माध्यम से उसे पूरा करूँगी, और जब वो होगा मेरा पुनर्जन्म होगा, इस गांव में ही, इसी पीपल के नीचे। आरव मन में सोचते हुए, ये सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं है, ये एक अधूरी तंत्र साधना की कहानी है। और कोई है जो अब उस विद्या को पूरा करने की कगार पर है। गांव की ज़्यादातर औरतें इस बारे में चुप थीं, लेकिन एक युवती चंपा चुपके से आरव से बोली, कुछ साल पहले जमीला चाची एक तांत्रिक के संपर्क में आई थी। वो कहती थी, मैं पारो की विद्या सीख रही हूँ। फिर एक दिन वो गायब हो गई। आरव, और उसके बाद? चंपा कांपते हुए, उसके बाद गांव की 3 लड़कियां बीमार पड़ी, बिना किसी वजह के मरी। कहते हैं उनकी आत्मा जमीला ने खींच ली थी।
अब वो ही पारो बनना चाहती है। जैसे जैसे आरव की तहकीकात बढ़ती गई, गांव का डर भी बढ़ता गया। तीसरी रात शुभम नाम का लड़का गायब हो गया। कुएं के पास फिर से मिला एक नींबू जिसमें कील ठुंकी थी और पास में एक कागज़ जिस पर लिखा था 3 पूरे चौथा आखिरी, तब मैं वापस आऊँगी। अब आरव को सब समझ में आ चुका था। ये कोई साधारण श्राप नहीं, ये थी एक तंत्र प्रक्रिया जिसमें चाहिए 4 युवाओं की आत्मा। 3 गायब हो चुके हैं, चौथा कौन होगा? ये आत्मा चौथे बलिदान के लिए आरव को चुनती है, लेकिन तांत्रिक राख और मंत्रों की शक्ति से उसे रोका गया। जमीला मर जाती है, कुआं धंस जाता है, पर पारो की आत्मा का आखिरी वाक्य डर छोड़ जाता है, मैं अधूरी नहीं मर सकती। 3 दिन बाद गांव में धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा था, लेकिन आरव को चैन नहीं था। उसके पास पड़ी मनोज की अधजली चिट्ठी अब भी वहीं थी, जिसमें लिखा था वो चौथी आत्मा केवल देह नहीं आत्मा से जुड़ी है, जिसे वो चुने वही माध्यम बनेगा। चंपा धीरे से, तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है आरव, तुम्हारी आंखें वैसी नहीं रहीं। और आरव को खुद महसूस हुआ, कुछ रातों से उसे अजीब सपने आ रहे थे। सपने नहीं, जैसे किसी और की स्मृति हो। रात को जब आरव सोया, वो खुद को एक पुराने कोठरीनुमा घर में खड़ा पाया। दीवारों पर तांत्रिक चित्र, ज़मीन पर खून से बने चक्र और एक औरत की आवाज़, तू तो वही है जिसने मुझे बीच में रोका था, अब तू ही वो बनेगा जो मुझे पूर्ण करेगा। पारो की आत्मा अब आरव के सपनों में समा रही थी। अब दिन के समय भी आरव को चीज़ें दिखने लगी, खून से लिखे मंत्र लोगों के चेहरों पर छाया, और एक बार वो खुद को मंदिर के अंदर अचेत पाया, जहां उसने अपने ही खून से एक यंत्र बना रखा था। चंपा घबराकर, आरव ये तुझसे नहीं हो रहा, तेरे जरिए हो रहा है। चंपा आरव को गांव के सबसे पुराने घर में ले गई। वहां सदियों पुराने दस्तावेज मिले। एक पांडुलिपि में लिखा था, डायन विद्या कभी खत्म नहीं होती, ये बस देह बदलती है, और सबसे खतरनाक है जब आत्मा खुद ज़बरदस्ती किसी जीवित आत्मा में समा जाए। नीचे नाम लिखा था पारो और एक खून से बना चिन्ह, चौथे माध्यम का प्रतीक। आरव कांप गया। वही चिन्ह उसकी छाती पर एक नींद के बाद बन चुका था। गांव की दुलारी दादी चंपा आरव को लेकर गई गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दुलारी दादी के पास, जो अब तक चुप थीं। दादी धीमे स्वर में, पारो जब जीवित थी वो मेरी ही सखी थी। वो जानती थी विद्या, लेकिन उसने आत्मा बांधने की कोशिश की, और उसी दिन उसे श्राप मिला, अधूरी आत्मा बनकर रह जाने का। अब वो केवल आत्मा नहीं रही, अब वो ज्ञान है जो आरव के जरिए पूर्णता खोज रहा है। दादी, एक ही उपाय है, जहाँ से विद्या शुरू हुई वहीं इसका अंत भी संभव है। तालाब के पार वाला मसान पीठ, जहाँ पारो ने पहली बार विद्या की दीक्षा ली थी। रात को आरव, चंपा और दादी पहुँचे अमसान पीठ, वो जगह जो अब उजड़ चुकी थी। बीच में अग्निकुंड, चारों ओर राख, और हवा में गूंजता एक मंत्र, वंदे मृत्यु वंदे आत्मा पूर्णता दे। आरव अब खुद मंत्र बुदबुदा रहा था, जैसे उसके अंदर पारो बोल रही हो। चंपा चिल्लाकर, आरव खुद को खो मत। अचानक आरव की देह कांपने लगी, उसकी आंखों से खून बहने लगा, राख के भंवर बनने लगे। आत्मा बाहर निकलने को तैयार थी, तभी चंपा ने अपनी कलाई काटी, रक्त से यंत्र बनाया और दादी के बताए मंत्र से उसे आरव के चारों ओर चक्र में बिखेर दिया। चंपा कांपती आवाज में, एयुएम आत्मनाम विष्णुवाय नमः, तेरे अधूरेपन को मैं पूर्ण करती हूँ बलिदान से। पारो चिखी, रुक जा, मैं तुझे ले चलूँगी, तू सब जान सकेगा, तुझे शक्ति दूंगी। चंपा आंखों में आंसू ली, या तो तू जाएगी या मैं। आरव के शरीर से धुआं निकलने लगा, फिर जैसे आग लगी हो उसके अंदर, और एक क्षण में वो जोर से चिल्लाया, जा पारो, तेरे लिए अब कोई माध्यम नहीं। एक सफ़ेद लौ आसमान तक गई, फिर अचानक हवा थम गई, चक्र की रेखा राख में मिल गई। आरव गिर गया, बेहोश लेकिन जिंदा। सुबह आरव की आंख खुली,
चंपा पास बैठी थी, लेकिन दादी नहीं थी। वो वहीं मसान पीठ में समाधि की मुद्रा में थी और उनकी सांसें थम चुकी थीं। गांव में अब कोई डर नहीं था। कुएं को ढक्कन मिल गया था। मंदिर में शांति थी। बच्चों की हंसी वापस आ गई थी। लेकिन आरव जानता था, विद्या कभी खत्म नहीं होती। शायद पारो की आत्मा गई हो, पर उसकी विद्या अब मेरे भीतर की स्मृति बन गई है। डायनपुर अब शांत है, पर जो चीज़ें यादों में बस जाती हैं वो कभी कभी चौथा दिन लौटती हैं। किसी ने अपने बच्चे तक को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। के साथ मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं, मानो पुजारी डर के मारे भगवान को जगाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन आरव ने इस बार ठान लिया, वो रात में पीपल के पास जाएगा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ थी चंपा, वही युवती जिसने पिछली रात बताया था कि गांव की औरतें सब जानती हैं लेकिन बोलती नहीं। रात के 11 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर दोनों पहुंचे पीपल के नीचे। चारों ओर था घना, डरावना अंधेरा। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, जमीन के भीतर से एक लोहे का चक्र दिखा, ठीक वहीं जहां गांव वालों ने कहा था पारो को गाड़ा गया था। और तभी जमीन हिलने लगी। एक साया बाहर निकला, धीरे धीरे। लेकिन वो आत्मा नहीं थी, वो थी जमीला चाची। सच सामने आता है, जमीला की आंखें सफ़ेद थीं, होठों पर राख और गले में नींबू काली मिर्च की माला। उसने कहा, तू आया है मुझे रोकने, अब देर हो चुकी है। 3 आत्माएं मेरे पास हैं, बस चौथी की देर है। फिर पारो की आत्मा लौटेगी पूरी शक्ति में और इस गांव पर राज करेगी। चंपा कांप उठी, तुम तो मरी हुई थी। जमीला हंसी, एक ठंडी कांपती हुई हंसी। डायन विद्या में मौत नहीं होती बेटी, सिर्फ रूप बदलते हैं। आरव की योजना। आरव ने चंपा की ओर देखा, इशारे से कुछ पकड़ा, एक काले कपड़े में लिपट्टी चीज, शव शांति तंत्र, जो उसने बनारस के एक अघोरी से सीखा था। 4 तांत्रिक मंत्र, राख और आत्माओं को शांत करने वाला चूर्ण। जमीला जैसे ही पास आई, आरव ने चूर्ण हवा में फेंका और मंत्र बोलना शुरू किया। एयुएम क्षयाय नमः, आत्मा विश्रांति पथ। जमीला चीख पड़ी, उसका शरीर कांपने लगा। और तभी एक आवाज़ गूंजी हवा में, मुझे रोको मत, ये विद्या मेरी है। कुएं से सफ़ेद धुआं उठा और हवा में चमकी एक छाया, पारो की आत्मा। उसने कहा, जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा होगा। चौथा बलिदान चाहिए, और वो है तुम आरव। चंपा आगे आई, नहीं, इसे ले लो, मुझे छोड़ दो। पारो हंसी, तू तो मेरा पात्र ही नहीं, तुम नहीं समझोगे, विद्या बलिदान से पूरी होती है। जमीला अब कांप रही थी, उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं, और अब पारो उसके शरीर से निकलकर आरव में समाना चाहती थी। आरव ने आंखें बंद की और किया वही जो सबसे खतरनाक था। उसने जेब से राख निकाली जो 3 गायब लड़कों के घरों से लाई गई थी। आरव ने उसे त्रिकोण में फैलाया और खुद उसके बीच खड़ा हो गया। फिर कहा, हे शक्ति, जो अधूरी थी वो अधूरी ही रहे, जो पूर्ण होती वो विनाश करती। मैं रोकता हूं तुझे। अपने शरीर से पारो ने झपट्टा मारा, लेकिन त्रिकोण में घुसते ही उसकी चीख निकल गई। उसकी आत्मा जलने लगी, हवा कांपने लगी, गांव के कुत्ते भौंक उठे। जमीला चीख पड़ी, रोक दे इस यज्ञ को, नहीं तो हम दोनों भस्म हो जाएंगे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अंतिम बलिदान। पारो की आत्मा चीखती रही, जलती रही, मुझे बस एक शरीर चाहिए, बस एक, मैं फिर लौटूंगी, मैं अधूरी नहीं मर सकती। और फिर वो बवंडर बनकर कुएं में समा गई। कुएं में एक जोरदार धमाका हुआ और वो ढह गया। जमीला चुपचाप लेटी रही, फिर उसकी सांसें थम गई। सवेरा, डर अब भी बाकी है। सुबह, गांव की हवा थोड़ी बदली बदली थी। कुएं को मिट्टी से भर दिया गया। पीपल के चारों ओर नींबू और हल्दी का घेरा बना दिया गया। लोग बोले, अब सब ठीक हो गया। लेकिन आरव को मिली एक चिट्ठी मनोज की जेब से। उसमें लिखा था, हम चारों तो केवल माध्यम थे, पारो अभी पूरी नहीं हुई है, उसकी असली विद्या तो कहीं और छुपी है, शायद तुम्हारे अंदर जारी रहेगा।